खबर दिन भर में आपका इस्तकबाल। मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान रहीम अहमद खान। नजर डालेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। आगाज हेडलाइंस के साथ करेंगे। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। वियतनाम के सदर का राष्ट्रपति भवन में वालिहाना इस्तकबाल, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। दोनों ममालिक के दरमियान हुए कई अहम मुआहदे। भारत जनूबी कोरिया के दरमियान आजाद तिजारती मुआहदे पर 25 मई को होंगे मुज़ाकरात। दो तरफा तिजारती मुआहदे पर होगी बातचीत। कमर्शियल एलपीजी की कीमतों में इजाफे के खिलाफ केरल में रियासत गिर बंद। इजाफी शुदा कीमतों को वापस लेने का किया गया मुतालबा। पंजाब में मुसलसल धमाके। जालंधर और अमृतसर में सिक्योरिटी अलर्ट। भगवंत मान सरकार ने बीजेपी पर साधा निशाना। मुस्लिम वोटों पर बीजेपी के मौकफ पर पवन खेड़ा ने उठाया सवाल। कहा, वोटों को मजहबी रंग देना आइन के खिलाफ। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आबनाए हुर्मुज प्रोजेक्ट फ्रीडम को रोकने का किया ऐलान। अमेरिका और ईरान के दरमियान कुशीदगी के आसार का। रूस और यूक्रेन के दरमियान जंगबंदी फिर एक बार नाकाम। रूस का यूक्रेन पर दर्जनों मिसाइल और ड्रोन से हमला। वियतनाम के सदर हिंदुस्तान के दौरे पर हैं। आज सदर ने सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और मेहमान सदर को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। इसके बाद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने वियतनाम के सदर से मुलाकात की। इसके बाद दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई और मईशत में ताउन मजीद मजबूत किया गया और कई अहम मुआहदों पर हुए। नई दिल्ली में होने वाली आला सतही मुलाकात के बाद भारत और वियतनाम ने अपने दो तरफा ताल्लुकात को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के दर्जे तक बढ़ा दिया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वियतनाम के सदर ने मुज़ाकरात के दौरान दोनों ममालिक ने दिफा, मईशत और खित्ते के सलामती के शोबों में ताउन को मज़ीद वसअत देने पर इत्तफाक किया है। Your Excellency, General Secretary and President तोलम, दोनों देशों के डेलीगेट्स, मीडिया के साथियों, नमस्कार, सिंचाओ। प्रेसिडेंट तोलम का भारत में हार्दिक स्वागत करते हुए मुझे अत्यंत खुशी हो रही है। वियतनाम के प्रेसिडेंट बनने के बाद 1 महीने के भीतर ही है उनका भारत आना और एक हाई लेवल डेलीगेशन समेत कई बिजनेस लीडर्स के साथ आना यह स्पष्ट करता है कि वे भारत वियतनाम संबंधों को कितनी प्राथमिकता देते हैं। भारत और जनूबी कोरिया के दरमियान आजाद तिजारती मुआहदे के जायजे के लिए 25 मई को अहम मुज़ाकरात होने जा रहे हैं। हुक्काम के मुताबिक दोनों ममालिक के नुमाइंदे इक़्तिसादी शराकतदारी मुआहदे पर बातचीत करेंगे जो जनवरी 2010 में नाफिज हुआ था। ज़राए के मुताबिक भारत ने जनूबी कोरिया को एक नए दो तरफा तिजारती मुआहदे पर भी बातचीत की तजवीज़ दी है ताकि मौजूदा मुआहदे को मज़ीद मौसर बनाया जा सके और बढ़ते हुए तिजारती खसारे के मसले को हल किया जा सके। हाल ही में होने वाली एक दो तरफा मुलाकात में भारत के वज़ीर तिजारत पीयूष गोयल ने अपने कोरियाई हममनसब के साथ इस मामले पर बात की और नए मुआहदे की ज़रूरत पर जोर दिया। कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में इजाफे के खिलाफ आज केरल में होटल और रेस्टोरेंट एसोसिएशन की जानिब से 24 घंटे बंद मनाया गया। एसोसिएशन के जिम्मेदारों ने बताया कि रियासत भर में 24 घंटे बंद मनाया जा रहा है। हड़ताल के बायस होटल, रेस्टोरेंट्स, कैंटीन्स और बेकरीज मुकम्मल तौर पर बंद रही, जिससे रोजमर्रा का कारोबार और सरगर्मियां मुतासर हुई। खुत्तायब में बड़ी तादाद में मुजाहिरीन ने
गांधी स्क्वायर से हेड पोस्ट ऑफिस तक मार्च किया, जहां उन्होंने धरना देते हुए फौरी तौर पर कमर्शियल एलपीजी कीमतों में इजाफे को वापस लेने का मुतालबा किया। टाइम के जिलाई सदर के फिलिप कुट्टी ने कहा कि होटल इंडस्ट्री पहले ही शदीद मुआशी दबाव का शिकार है, उसके बाद ये महंगाई मजीद दबाव को बढ़ा रही है। ഹോട്ടൽ ആൻഡ് റെസ്റ്റോറന്റ് അസോസിയേഷന്റെ നിലവിലത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ഈ ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറിന്റെ വില 1500 രൂപ കൂട്ടിയത് പിൻവലിക്കണമെന്നും ഈ ചെറുകിട പ്രസ്ഥാനങ്ങളെ പിടിച്ചു നിർത്തുവാൻ, ഈ ചെറുകിട പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ പൂട്ടിപ്പോകാതിരിക്കുവാൻ, ഇവിടുത്തെ ടൂറിസം നശിച്ചു പോകാതിരിക്കുവാൻ ഈ വിലക്കയറ്റത്തെ പിടിച്ചു നിർത്തണമെന്നും पंजाब में मुसलसल धमाकों के वाकयात के बाद सिक्योरिटी इदारों को हाईलाइट पर कर दिया गया, जहां जलंधर के बाद अमृतसर में भी एक धमाके की इतला मिली है। इतलात के मुताबिक जलंधर में बीएसएफ पंजाब फ्रंटियर के हेडक्वार्टर के बाहर होने वाले धमाके के तकरीबन 3 घंटे बाद अमृतसर के खासा इलाके में फौजी छावनी के करीब रात देर गए एक धमाका हुआ। पुलिस हुकाम के मुताबिक जलंधर में यह वाकया रात तकरीबन 8 बजे पेश आया, जबकि अमृतसर में उसके 3 घंटे बाद धमाका हुआ। दोनों वाकयात में ताहाल किसी जानी नुकसान की इतला नहीं मिली। अमृतसर रूरल एसपी के एसएसपी सोहेल मीर कासिम ने बताया कि पुलिस को धमाकों की आवाज की इतला मिली, जिसके बाद टीम फौरी तौर पर मौके पर पहुंची। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक किसी नामालूम शख्स ने दीवार की तरफ कोई चीज फेंकी, जिसके बाद धमाका हुआ, जिससे टीन शेड और दीवार को नुकसान पहुंचा। फोरेंसिक टीम जांच कर रही है। वज़ीर आला ने इस वाकये को अफसोसनाक करार देते हुए कहा कि सोची समझी साजिश है। बीजेपी का ये स्टाइल है काम करने का। जिस स्टेट में इलेक्शन लड़नी है, पहले वहां पे दंगे करवा दो और छोटे मोटे धमाके करवा दो, कुछ आपस में लड़ाई करवा दो, धर्म और जाति के नाम पे बांट दो लोगों को। ये बीजेपी की पंजाब की तैयारी है। इसका मतलब ये है आने वाले दिनों में बीजेपी ऐसी हरकतों से बाहर जाएगी तो पंजाब शांतिपूर्ण सूबा है। पंजाब जो है वो देश के लिए हमेशा खड़ा है। जब भी देश संकट में होता है, चाहे अनाज का संकट हो, चाहे किसी दुश्मन की गोली का संकट हो, पंजाब अपने सीने पर लेता है। तो सरकार की क्या तैयारी है? शांति बनी रहेगी? बिल्कुल शांति बनी रहे, लॉ एंड ऑर्डर बना रहेगा, दोषियों को सख्त सजा भी होगी। और बीजेपी को मैं कहना चाहता हूँ, पंजाब ने बहुत काले दिन देख लिए हैं, अब पंजाबी ऐसा बर्दाश्त नहीं करेंगे। पंजाबी शांतिपूर्ण प्रिय लोग हैं, हम दुनिया का भला मांगने वाली कुर्बानी पड़ती है। नानक नाम। आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर अनुराग ढांडा ने जलंधर और अमृतसर में पेश आए वाकयात पर तबसरा करते हुए कहा कि इंतखाबी रियासतों में माहौल खराब करने की बीजेपी की कोशिश है। दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए अनुराग ढांडा ने कहा कि बंगाल में कोई भी इस तरह के हमले वहां पर भी दरअसल कोई करवा रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का ये मॉडस ऑपरेंडाई रहा है कि जिस भी स्टेट में चुनाव होता है वो वहां का माहौल खराब करते हैं, वहां दंगे कराते हैं, वहां स्थिति खराब करके और अपनी राजनीतिक रोटियां वहां सेकना चाहते हैं। हम बीजेपी को सिर्फ इतना कह रहे हैं कि ये घटिया साजिश है, पंजाब से बाहर रखो। पंजाब में इस तरीके की माहौल खराब करने की हरकतें नहीं करे भारतीय जनता पार्टी, जिसकी वजह से पंजाब के लोग बीजेपी से पहले ही नफरत करते हैं। ये काले कानून लाए, ये 750 किसानों की शहादत इन्होंने ली, आरोप लगाया किसानों पे कि ये पाकिस्तानी हैं, ये फला हैं, इनको फंडिंग वहां से आती है। इन वजहों से पहले से ही पंजाब के लोग बीजेपी से नफरत करते हैं। ऐसी हरकतें बीजेपी नहीं करे कि पंजाब के लोगों की नफरत और बढ़ जाए। बड़ी मुश्किल से पंजाब ने शांति हासिल की है। आम आदमी पार्टी की सरकार में तरक्की के रास्ते पे चल रहा है पंजाब। वहां इस तरीके से बम धमाके जैसी घटनाएं, माहौल खराब करने की घटनाएं भारतीय जनता पार्टी ना कराए। ये कोई राजनीतिक तैयारी नहीं है। चुनाव लड़ना है, चुनाव के तरीके से लड़ो, ऐसी हरकतें मत करो। जब से वेस्ट बंगाल का चुनाव खत्म हुआ है तब से बीजेपी के लोग कह रहे हैं अब पंजाब की बारी है, अब पंजाब की बारी है। वहां भी ये हिंसा फैला रहे थे, वहां भी इस तरीके से घुसपैठ, तोड़फोड़, हिंसा करा। मगरबी बंगाल के शहर कोलकाता के न्यू मार्केट इलाके में वाक़ हुक्मरान जमात टीएमसी के दफ्तर में तोड़फोड़ का वाक़या पेश आया। इतलात के मुताबिक नामालूम अफराद ने दफ्तर में दाखिल होकर नुकसान पहुंचाया, जिसके बाद इलाके में कशीदगी सूरत-ए-हाल पैदा हो गई। वाक़े की इतला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और इलाके को घेरे में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी। हुक्काम के मुताबिक अभी तक इस वाक़े के पीछे मौजूद अफराद की शिनाख्त नहीं हो सकी है। सीसीटीवी फुटेज और दीगर शवाहिद की मदद से तहकीकात की जा रही है। मगरबी बंगाल में इंतखाबी नताइज के बाद तशद्दुद के वाक़यात पर टीएमसी के रहनुमा कुणाल घोष ने इलेक्शन कमीशन को जिम्मेदार ठहराया। कुणाल घोष ने कहा कि रियासत में होने वाले तशद्दुद से निपटना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी थी, लेकिन इसमें वो नाकाम नजर आ रहे हैं। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि टीएमसी के दफातर पर हमले मनसूबाबंद साजिश के तहत किए जा रहे हैं। देखिए
जो वायलेंस चल रहा है बहुत सारा जगह पे जो वायलेंस चल रहा है, अभी तो इलेक्शन कमीशन के हाथ में है, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पूरा उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो एक भाजपा तो जिस तरह उन्होंने अभी हमला कर रहा है, थोड़ा एक गैंग घूम रहा है, उसका कई लीडर जो स्टेटमेंट दे रहा है और ग्राउंड में जो हो रहा है वो तो एक नहीं है, वो तो डिफरेंस है। तो वो हमारा एक का बाद एक वर्कर को डेथ हो रहा है, वो पार्टी ऑफिस वो लोग ले रहे हैं और एक जो काम वो लोग कर रहे हैं वो तो डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं है। तो हम 2011 में तो ममता दीदी बोला था हम बदला नहीं, ओनली बदल चाहते हैं, और रविंद्र संगीत बाजा था सब। तो एक भी सीपीएम ऑफिस अटैक नहीं हुआ। लेकिन अभी जो हो रहा है वो जिस तरह इलेक्शन कमीशन काउंटिंग किया वो तो हमारा बहुत एलिगेशंस है, और उसके बाद जो प्लान्ड वे से अटैक हो रहा है तृणमूल का ऊपर, तृणमूल एजेंट्स का ऊपर अटैक हुआ था, काउंटिंग एजेंट्स के ऊपर, अभी वो मोहल्ला पे जो अटैक हो रहा है वो तो ठीक नहीं हो रहा है। आप लोग कोर्ट को अप्रोच करने वाले हैं क्या? देखिए इसके ऊपर जो हमारा पार्टी का डिसीजन हुआ वो हमारा चेयरपर्सन सुप्रीमो ममता बनर्जी एक हमारा क्या करना है, हम क्या क्या करेंगे, वो जो एक्सप्लेन कर दिया, उनका ऑर्डर जो है उसका ऊपर हमारा नेक्स्ट जो स्टेप्स होगा वही ममता दीदी का जो इंस्ट्रक्शन है। मगरबी बंगाल में असेंबली इंतखाबात के नतायज के बाद बाज़ इलाकों में कशीदगी और तशद्दुद के वाक़यात की खबरें सामने आई है। ज़राए के मुताबिक कुछ बिहार शुमाली दिनाजपुर के कुछ इलाकों में चंद शरपसंद अनासिर ने दुकानों और मकानात को निशाना बनाया और ज़्यादातर मुस्लिम खानदानों को जो उनके इमलाक थे उनको निशाना बनाया। कुछ मकामात पर बाज़ारों में तोड़फोड़ और दुकानों को नुकसान पहुंचाने की इतलात भी है। हिंदुत्व और इसी तरह के जो हमले हैं, चंद अफराद के जख्मी होने की खबरें भी सामने आई है। कांग्रेस के तर्जुमान पवन खेड़ा ने बीजेपी पर सख्त तनकीद करते हुए इल्जाम लगाया कि बीजेपी मुस्लिम वोटों की जरूरत न होने की बात करती है, लेकिन जब मुसलमान सेक्युलर पार्टियों का इंतखाब करते हैं तो बीजेपी इस पर सवाल उठाती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए पवन खेड़ा ने कहा कि वोटों को मजहबी रंग देना जमहूरी इख्तियार और आइन के मुनाफी है। आप कहते हो, अभी मैं शुभेंदु अधिकारी को सुन रहा था कि हमें मुसलमान के वोट की जरूरत नहीं। कई लोग कह चुके हैं, हमारे असम के दोस्त भी कहते हैं हमें मुसलमानों की जरूरत नहीं है। आपको मुसलमानों की जरूरत नहीं है, मुसलमान देखता है कि और कौन कौन सी पार्टी लड़ रही है साहब। चलो बीजेपी को तो हमारी जरूरत है नहीं, बदरुद्दीन अजमल की पार्टी लड़ रही है, ओवैसी साहब की पार्टी लड़ रही है, और एक राष्ट्रीय स्तर की सेक्युलर पार्टी लड़ रही है। मुसलमान ने बीजेपी को मना किया, ठुकराया, बीजेपी ने भी मुसलमान को ठुकराया। मुसलमान ने बीजेपी की तरह की जो तथाकथित मुस्लिम पार्टीज हैं उनको भी ठुकराया। किसको वोट दिया? एक सेक्युलर पार्टी को वोट दिया। आपको उसमें भी शिकायत है। क्यों शिकायत है साहब? आप वोट को भी रंगीन क्यों बना रहे हैं कि साहब ये केसरिया रंग का वोट है, ये हरे रंग का वोट है, ये नीले रंग का वोट है? क्या है ये? 664 विधायक कांग्रेस के, उसमें 78% हिंदू और 12% मुसलमान, लगभग यही आबादी। कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर हरीश रावत ने कहा कि ममता बनर्जी ने मरकजी हुकूमत को ललकारा है। देहरादून में मीडिया से बात करते हुए कहा कि ममता बनर्जी का बयान मौजूदा सियासी हालात के तनासुर में अहमियत रखता है, इस पर संजीदगी से गौर किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुल्क में जमहूरी इक़्तिदार को मजबूत रखने के लिए तमाम सियासी जमातों को जिम्मेदारी का मुजाहरा करना होगा। उनका इनकार दिल्ली की सत्ता के दुरुपयोग के खिलाफ ललकार है। बाकी वो जानती हैं कि संविधान क्या कहता है, और उन्होंने जो इनकार किया है वो उनको ललकारा है, ताकि जिस तरीके से असम वहां सत्ता को छीना गया है।
आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर मगरबी बंगाल असेंबली इंतखाबात के हवाले से सख्त इल्जाम आयद किए। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने बंगाल इंतखाबात तंत्र मंत्र और साजिशों के सहारे से लड़ा है और जल्द ही इन तमाम बातों का पर्दाफाश होगा। तेजस्वी यादव ने दावा किया कि सच सामने आने पर अवाम को असल हकीकत का इल्म हो जाएगा। बंगाल में जो नतीजा है, हम लोग तो जमीन पे हम लोग घूमे हैं। जिस हिसाब का रिस्पांस था, बीजेपी तो कहीं नहीं थी। अमित शाह हो या बीजेपी के लोग, ये पूरा तंत्र मंत्र और षड्यंत्र के प्रति जो है बंगाल का इन लोगों ने चुनाव लड़ा। तो हम तो यही जान रहे हैं कि भाई जहां जहां SIR हुए, जो सबसे बड़े बड़े राज्य थे, चाहे महाराष्ट्र हो, बिहार हो या बंगाल हो, वहां जो है आप लोगों ने नतीजा देखा होगा। तो मध्य प्रदेश कांग्रेस ने जबलपुर में बरगी डैम में पेश आए हादसे के सबूतों को मिटाने का हुकूमत पर इल्जाम आयद किया। कांग्रेस लीडर ने भोपाल में मीडिया से बात करते हुए क्रूज से मुतल्लिक कई हकायक मंजर-ए-आम पर लाए। उन्होंने कहा कि इन हकायक को छुपाने के लिए क्रूज को बुलडोजर के जरिए तोड़ दिया गया ताकि सबूतों को मिटाया जा सके। कांग्रेस पार्टी ने इस हादसे के आला सतही जांच की मांग की। वाज़ेह है कि बरगी डैम में क्रूज के डूबने से 13 लोगों की मौत हो गई थी। हादसा अब सियासी तनाज़ अख्तियार कर गया है। देखिए, हमारे आरोप नहीं, हकीकत है कि जिस क्रूज में अभी मतलब इतना बड़ा हादसा हुआ बरगी डैम में, और उस क्रूज की अभी जांच शुरू हुई है और ये निकल कर आ रहा है कि उसका बीमा नहीं था, इंश्योरेंस नहीं था, इंजन में खराबी थी और फिटनेस उसकी खराब थी। तो ऐसी जल्दबाजी क्या थी कि आपने JCB लाकर, मशीन लाकर उस क्रूज को नष्ट कर दिया। मतलब हमें सरकार बताया, पर्यटन विभाग बताया कि किन सबूतों को आप मिटाना चाह रहे हैं, किसको बचाना चाह रहे हैं, क्योंकि ये हमें अच्छे से जानकारी कि जितने क्रूज हैं किसी निजी हाथों में, किसी प्राइवेट ठेकेदार को दिए गए हैं जो चला रहा है। क्या किसी बड़े राजनीतिक दल के क्या या किसी सत्ताधारी के भाजपा के सत्ताधारी नेता के किसी बेटे या रिश्तेदार को ही उस क्रूज को चलवा रहे थे, जिसके कारण चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने सुप्रीम कोर्ट में जजों की तादाद बढ़ाने के मरकजी हुकूमत के फैसले का खैर मकदम किया। उन्होंने कहा कि यह कदम अदालती निज़ाम पर बढ़ते हुए काम के बोझ को मद्देनजर रखते हुए उठाया गया है, जो निहायत जरूरी था। चीफ जस्टिस के मुताबिक जजों की तादाद में इजाफा होने से ज़रूरी तमाम मुकदमात को निपटाने में तेजी आएगी और अवाम को जल्द इंसाफ फराहम करने में मदद मिलेगी। केंद्र सरकार ने उसमें निर्णय लिया है, क्योंकि हमारी टोटल जो पेंडेंसी सुप्रीम कोर्ट में है और जो लगातार हर साल जो केसेस का जो रेट ऑफ फाइलिंग है वो सुप्रीम कोर्ट में बहुत बढ़ रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए केंद्रीय सरकार ने एक फैसला लिया है कि सुप्रीम कोर्ट की जो संख्या है वो 34 से 38 कर दी जाए। उसके लिए कानून में प्रावधान होगा और मुझे विश्वास है कि जल्दी ही वो। ये आपको अच्छा लग रहा है कि कानून व्यवस्था? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में आवश्यकता है इस वक्त कुछ एडिशनल जजेस की, क्योंकि हमारे यहाँ कुछ संवैधानिक पीठ के मामले सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं। उन अमेरिका और ईरान के दरमियान जारी मुज़ाकरात में पेशरफ्त और आलमी सतह पर खामतेल की कीमतों में नुमाया कमी के बाद बुध के रोज भारतीय शेयर बाजार में जबरदस्त तेजी देखी गई। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के ईरान के साथ कशीदगी कम करने और जंग के खात्मे से मुतालिक मुज़ाकरात में पेशरफ्त के दावे के बाद आलमी सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा हुआ, तो उसका मुस्बित असर भारतीय मार्केट पर भी पड़ा। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 940 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 77,958 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 296 पॉइंट्स से बढ़कर तकरीबन 24,331 की सतह पर पहुंच गया। The oil prices have fallen from 108 levels to $100 a barrel, which definitely eases out the pressure on the Indian economy. Also, the USD INR is hovering just southwards of 95 rupees a piece. So those are the comforting zones. It has been mostly a bullish day for all the sectors. So if you look at the sectoral front, हंता वायरस के 3 मरीजों को मुतासिरा लग्जरी क्रूज से निकाल दिया गया है। उन्होंने नीदरलैंड उन्हें मुंतकिल कर दिया गया, जो WHO के सरबराह टेडोरस अजनूम गैरबेस ने कहा कि क्रूज शिप MV के ऑपरेटर्स के साथ मिलकर मुसाफिरों और अमले की सेहत की करीबी निगरानी की जा रही है। उन्होंने कहा कि तकरीबन 150 अफराद में ये क्रूज मुश्तमिल हैं, जो 23 ममालिक से मुतलिक रखने वाले लोग यहाँ पर शामिल और अफ्रीका के मगरबी साहिल के करीब केप दर्द के पास इस जहाज पर फंसे हुए हैं।
अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपना हुर्मुज़ में जारी प्रोजेक्ट फ्रीडम को रोकने का ऐलान करते हुए दावा किया है कि ईरान के साथ जारी मुज़ाकरात में जबरदस्त पेशरफ्त हुई। इस हवाले से आप देखिए ये तफसीली रिपोर्ट। अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी में कमी के आसार नजर आ रहे हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आबनाए हुर्मुज़ में जारी प्रोजेक्ट फ्रीडम को आर्जी तौर पर रोकने का ऐलान किया है और दावा किया है कि ईरान के साथ जारी मुज़ाकरात में जबरदस्त पेशरफ्त हुई है। ये इकदाम एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब खित्ते में कशीदगी कम करने की कोशिशें तेज हो गई हैं। सदर ट्रंप के मुताबिक इस मंसूबे का मकसद आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले तिजारती जहाज़ों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना था। ताहम हालिया सिफारती पेशरफ्त के बाद उसे आर्जी तौर पर रोक दिया गया है। उन्होंने कहा कि अगरचे मुज़ाकरात मुस्बत समत में जा रहे हैं, लेकिन ईरान पर दबाव बरकरार रखने के लिए इसकी बंदरगाहों पर आयद नाकाबंदी जारी रहेगी। ट्रंप का ये ऐलान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर सामने आया, जो अमरीकी वजीर खारजा मार्क रूबियो के एक अहम बयान के चंद घंटों बाद किया गया, जिसमें उन्होंने इशारा दिया था कि सदर ट्रंप एक जामे मुआहिदे को तरजीह दे रहे हैं। रूबियो ने जोर दिया कि अमरीका सिफारती हल के लिए तैयार है, लेकिन अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं करेगा। दूसरी जानिब आलमी बिरादरी इस पेशरफ्त से मुताल्लिक मोहतात नजर आ रही है। माहिरीन का कहना है कि अगर मुज़ाकरात इसी रफ्तार से आगे बढ़ती रहे तो ये मुमकिन है कि खित्ते में जारी कशीदगी में नुमाया कमी आए और किसी बड़े तसादुम का खतरा टल जाए। अब सवाल ये है कि क्या ये सिफारती पेशरफ्त वाकई एक दीरपा अमन मुआहिदे की शक्ल इख्तियार कर सकेगी या ये महज आर्जी सुकून साबित होगा। दुनिया भर की नजरें वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान होने वाली आइंदा पेशरफ्त पर मरकूज हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मुनसिफ टीवी। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी के दौरान ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची चीन के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने चीनी हममनसब वांग यी से मुलाकात की। अराग़ची का ये एक रोज़ा दौरा एक ऐसे वक्त हुआ जब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप आइंदा हफ्ते चीन का दौरा करने वाले। इस हवाले से ये रिपोर्ट देखिए। अमरीकी सदर ट्रंप 14 और 15 मई को बीजिंग का दौरा करने वाले हैं, जहां वो चीनी सदर शी जिनपिंग के साथ मुलाकात करेंगे। इस तनाजुर में अराग़ची का बीजिंग का दौरा काफी अहमियत का हामिल समझा जा रहा है। चीन और ईरान के वज़राए खारजा के दरमियान आला सतही मुलाकातें हुईं और दोनों रहनुमाओं ने अमरीका की जानिब से ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी और इसके नतीजे में पैदा होने वाली सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। चीन ईरान का करीबी शराकतदार और इसके तेल का सबसे बड़ा खरीदार है, इसलिए खित्ते में कशीदगी बीजिंग के लिए भी अहमियत रखती है। ये पेशरफ्त उस बयान के फौरन बाद सामने आई है जिसमें अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने ऐलान किया कि ईरान के खिलाफ बड़ी अमरीकी फौजी कार्रवाइयां खत्म हो चुकी हैं। उनके मुताबिक ऑपरेशन एपिक फ्यूरी अपने अहदाफ हासिल करने के बाद मुकम्मल कर लिया गया है। रूबियो ने चीन पर जोर दिया कि वो ईरान को आबनाए हुर्मुज़ में अपनी कार्रवाइयां रोकने के लिए कायल करे, क्योंकि इससे न सिर्फ ईरान आलमी सतह पर यक्का तन्हा हो रहा है, बल्कि चीन को भी मुश्किलात का सामना पड़ रहा है। About the visit, it's fine. I hope the Chinese tell him what he needs to be told, and that is that what you are doing in the Straits is causing you to be globally isolated. You're the bad guy in this. You guys should not be blowing up ships. You should not be putting mines. You should not be holding hostage trying to hold hostage the global economy. I hope the Chinese bring, whether it's done privately, but I hope it's done directly, that's the message they deliver to them. As I outlined earlier today, China is an export-driven economy. Okay, I'm not here to speak on behalf of what's in the best interest of China, but it's obvious. China is an export-driven economy. That means they depend on other countries to buy from them. Well, you can't buy from them if you can't ship it there, and you can't buy from them if your economy is being destroyed by what Iran is doing. So it is in China's interest. चीन और अमेरिका दोनों खित्ते में कशीदगी कम करने के ख्वाहां हैं। खास तौर पर अमेरिका चाहता है कि ट्रंप के दौरे बीजिंग से कबल आबनाए हुर्मुज़ और खित्ते के कशीदा हालात को मामूल पर लाया जाए। इत्तलात के मुताबिक चीन पसे पर्दा ईरान को वाशिंगटन के साथ मुज़ाकरात की तरफ माइल करने की कोशिश कर रहा है, जबकि ईरान की जानिब से डॉक्ट्राइन ऑफ हुर्मुज़ का ऐलान कर दिया गया है, जिसके तहत आबनाए हुर्मुज़ में बहरी आमदोरफ्त को सख्त कंट्रोल किया जा रहा है। अब जहाज़ों को ईरान की इजाज़त, फीस और मखसूस रास्तों के तहत ही गुजरने की इजाज़त दी जा रही है। इसके नतीजे में आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफा देखने को मिल रहा है। तज्जियाकारों के मुताबिक आबनाए हुर्मुज़, जहाँ से दुनिया की तकरीबन 20% तेल और गैस की तरसील होती है, में कशीदगी न सिर्फ मशरिक़ी वुस्ता बल्कि आलमी मईशत के लिए भी संगीन खतरा बन सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुनसिफ टीवी। रूस और यूक्रेन के दरमियान जंगबंदी फिर एक बार नाकाम हो गई। दोनों मुल्कों के दरमियान जारी जंग में एक बार फिर शिद्दत देखने में आई। इस हवाले से आप देखिए इस रिपोर्ट को। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहें मुनसिफ टीवी के साथ। रूस और यूक्रेन के दरमियान कशीदगी उस वक्त मजीद बढ़ गई जब यूक्रेन की जानिब से ऐलान करदा यकतरफा जंगबंदी के बावजूद रूस ने रात भर ड्रोन हमले जारी रखे।
यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की की जानिब से ऐलान करदा जंगबंदी आधी रात से नाफिज होना थी। ताहम यूक्रेनी हुक्काम के मुताबिक रूस ने दर्जनों ड्रोन्स और मिसाइल दागकर इस इकदाम को सबोताश कर दिया। दूसरी जानिब रूसी वजारत दिफा का दावा है कि यूक्रेन ने खुद भी जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की और रूसी फजाई दिफा ने क्रीमिया और बहीराए अस्वद में यूक्रेनी ड्रोन्स को तबाह किया। यूक्रेन के वजीर खारजा आंद्री सिबेहा के मुताबिक रूस ने एक ही रात में 108 ड्रोन्स और 3 मिसाइल फायर किए। ये हमले सुबह तक जारी रहे। उनका कहना था कि मॉस्को ने एक बार फिर आलमी बिरादरी की जानिब से जंगबंदी की अपील को नजरअंदाज किया। ये सूरत हाल एक ऐसे वक्त में सामने आई है जब रूस ने दूसरी आलमी जंग में नाजी जर्मनी की शिकस्त की 81वीं सालगिरह के मौका पर आर्जी जंगबंदी का ऐलान किया है। ताहम यूक्रेन का मौकफ है कि माजी में भी ऐसे इकदामात बेनतीजा साबित हुए हैं। मंगल के रोज रूसी हमलों में कम से कम 22 अफराद हलाक और 80 से जायद जख्मी हुए, जिससे दोनों ममालिक के दरमियान बदएतमादी में मजीद इजाफा हुआ है। यूक्रेनी हुक्काम ने रूस पर इल्जाम आयद किया है कि वो संजीदा मुज़ाकरात से गुरेज कर रहा है और आलमी बिरादरी से मुतालबा किया है कि मॉस्को पर मजीद दबाव डाला जाए, जिसमें नई पाबंदियां और सिफारती इकदामात शामिल हों। ये जंग अब अपनी 5वीं साल में दाखिल हो चुकी है और यूक्रेन में अमन की कोशिशें ताहाल कामयाब नहीं हो सकी। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी।